मूर्ख, बगुला और नेवला। सुंदरवन के जंगलों में एक विशाल पेड़ पर अनेकों बगुले अपना घोंसला बनाकर रहा करते थे। उसी पेड़ के नीचे एक विशाल सांप रहता था। जैसे ही सभी बगुले भोजन की तलाश में जाते, वह विशाल सांप आकर उनके सारे अंडे खा जाता। खाकर तबीयत तृप्त हो गई, मज़ा आ गया अंडे खाकर। जब वह सब बगुले आते तो वह देखते उनके अंडे सांप खा चुका है और वह इस बात से बहुत परेशान थे। वह एक बगुला वो सबसे ज़्यादा परेशान था। एक दिन नदी के किनारे बैठे बैठे रो रहा था। पास ही में बैठे एक केकड़े ने बगुले को देखा और उसके पास आकर कहा, अरे क्या बात है बगुले भाई, क्या बात है, तुम कैसे रो रहे हो? और बगुला कहने लगा, अरे केकड़ा भाई, क्या करूं, बताओ, हमारे अंडे एक सांप खा जाता है, हम उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए मैं बहुत रो रहा हूँ। जब भी हम अपना खाना लेकर आते हैं, वह सब के सब अंडे गायब हो चुके होते हैं। अब हम उस सांप का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। केकड़ा कहता है, अच्छा इस बात से परेशान हो? अब केकड़ा सोचने लगा, इसको ऐसा उपाय बताना चाहिए कि ये मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। केकड़े ने कहा, अरे बगुले रो मत, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ। तुम्हें मछली पकड़ना तो बहुत अच्छी तरीके से आता है। हाँ, मेरे को मछली पकड़ना बहुत अच्छी तरीके से आता है। तुम ऐसा करो, तुम सांप के बिल से लेकर नेवले के बिल तक मछलियाँ बिछा दो, जिससे जैसे ही नेवला बाहर निकलेगा, वह खाते खाते सांप के बिल के पास पहुंच जाएगा। वैसे ही सांप भी खा लेगा और जिससे तुम्हारा अंडे भी बच जाएंगे और तुम्हारी घोंसलों की रक्षा भी हो जाएगी। हाँ, ये बात तुमने सही बोली। चलो ठीक है, मैं अपने साथियों से पूछ कर आता हूँ। और बगुला अपने साथियों से जाता है और उसके साथी उसमें से एक कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो आफत मोल लोगे। उसमें से एक कहता है, ऐसा करते हैं, पास ही में हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, जाकर उनसे पूछ लेते हैं। और सभी बगुले एक बड़े बगुले के पास पूछने चले जाते हैं। और जो बड़ा था वह कहता है, नहीं, ऐसा काम मत करना, नहीं तो तुम अपनी आफत मोल लोगे। नहीं, मुझे कुछ टाइम दो और मैं तुम्हें कल बताता हूँ। अब जब बढ़ता है तो अब वह बगुला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, अरे मैं कैसे बदला लूँ? वो तो बूढ़ा हो चुका है, उसको कहाँ समझ है, मैं नहीं रुकूंगा। और बगुला तालाब में जाता है और एक एक मछली पकड़कर नेवले के घर से लेकर सांप के बिल तक जैसे ही नेवले अपने बिल से बाहर आते हैं और देखते हैं, अरे क्या बात है, हमारे बिल के आगे हमारा भोजन पड़ा हुआ है। अरे वाह, सभी नेवले आ जाते हैं
और सारी मछलियाँ खा जाते हैं। खाते खाते सांप के बिल के पास पहुंचते हैं। जैसे ही सांप को देखते हैं, अरे हमारा दुश्मन भी यहाँ पर है, झट से सांप को मार देते हैं। अब वह वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही देखते हैं एक भी मछली नहीं है, और ढूंढते 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 उसी पेड़ के पास आ जाते हैं और देखते हैं, अरे हमें लग रहा है इसी पेड़ पर भोजन है। बगुले की आवाज़ सुनकर वह उसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं और बगुले के सारे अंडे चट कर जाते हैं। उसके बाद वहाँ से और सभी बगुले सोच रहे थे, अरे ये बहुत गलत किया, अरे उस नादान बगुले ने ऐसा किया, बताओ नेवले को दुश्मन बना लिया। पहले तो हम सांप से परेशान थे, अब देखो नेवला, अब आके सांप तो मर गया परंतु अब नेवला हमारे अंडे खा जाता है, अब बताओ। और वहाँ से सभी बगुले सोचते हैं कि अब यहाँ से हमें जाना चाहिए, और सभी बगुले वहाँ से चले जाते हैं। जादुई पेड़। अपाहिज लड़की जादुई पेड़ के सामने से बेचारी गुजर रही थी। जादुई पेड़ सोचता है, बताओ कितनी परेशान लड़की है, ए भगवान ऐसा किसी को भी ना बनाए। जादुई पेड़ हफ्ते में एक बार नज़र आता था। किसी को भी पता नहीं था कि जंगल में जादुई पेड़ है। मेरी बेटी रीमा कब आएगी? बेटी मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, रात होने वाली है। और दादी माँ देखती है रीमा बेटी आ रही है। रीमा मैं तेरा बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ। माँ तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? बेटी रात होने वाली है इसीलिए मैं परेशान थी। चलो अब तुम घर के अंदर चलो। बेटी मैं तो सिर्फ तुम्हारी चिंता करती हूँ, मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। दादी तुम चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। मैं कुछ न कुछ ऐसा कुछ करूँगी जो भगवान भी हमारी मदद करेगा। दादी अब तुम सो जाओ। क्या बेटी? अरे वाह क्या बात है, मेरी फसल कितनी बढ़िया हुई है। अब तो 2-4 दिन और हैं और उसके बाद फसल को काट लूँगा। तभी वहाँ रीमा बेचारी वहाँ पर लंगड़ाते हुए सेठ के पास आ जाती है। रीमा बेचारी हाथ जोड़कर सेठ से कहती है, सेठ जी मुझे काम पर रख लो। सेठ कहता है, अरे जा लंगड़ी, लूलो को मैं यहाँ काम पर नहीं रखता, जा तेरा यहाँ कोई काम नहीं। और वह रीमा बेचारी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से लंगड़े और लूले। सेठ बहुत ज़्यादा दुष्ट स्वभाव का था। यहाँ मुझे मजबूत और मेहनती मज़दूर चाहिए, यहाँ मुझे लंगड़े लूले आदमी नहीं चाहिए। और सेठ वहाँ से चला जाता है। मैं ऐसा करता हूँ, कहीं मज़दूर ढूंढ के लाता हूँ। भगवान मेरी क्यों नहीं सुनता? मुझे
मेरी दादी की मदद क्यों नहीं करने देता। भगवान, क्या मुझसे आप रुष्ट हो? हे भगवान, मेरी मदद करो, मैं अपनी दादी की थोड़ी सी मदद कर सकूं। हे भगवान, मेरी मदद करो। उसी वक्त जादुई पेड़ वहाँ पर प्रकट हो जाता है और कहता है, बेटी रुको बेटी, मैं तुम्हें एक बार पहले भी दुखी होते हुए देखा था। बेटी रुको, तुम मेरे पास आओ। और रीमा उसके पास चली जाती है। रीमा कहती है, आप कौन हो? पेड़ कहता है, मैं जादुई पेड़ हूँ और तुम मुझे अपनी तकलीफ़ बताओ। हे पेड़ देवता, मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं है, परंतु मैं अपनी दादी की मदद नहीं कर पाती क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता और मेरे घर में कोई भी नहीं है और मेरी दादी बूढ़ी हो चुकी है। इसीलिए मैं दादी की मदद करना चाहती हूँ। इसीलिए पेड़ देवता, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? बेटी तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें सोने का एक घड़ा देता हूं जिससे तुम्हारी तकलीफ़ और तुम्हारी दादी माँ की तकलीफ़ कम हो जाएगी। अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो यहीं पर आकर मेरे पास मुझे आवाज़ दे देना, कहना, हे पेड़ देवता, मेरे सामने आओ, मैं तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। बेटी अब तुम जाओ अपनी दादी के पास, इससे तुम्हारी तकलीफ़ें कम हो जाएंगी। और वह प्रकट और पेड़ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाता है और रीमा अपने घर चली जाती है और दादी को कहती है, दादी माँ, ये देखो मुझे सोने का घड़ा मिला। और देखते ही देखते उसकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं और वह आराम से रहने लगती है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। वह किसान अपने खेत में कड़ी मेहनत करता था। खेत में कड़ी परिश्रम के बाद भी उसके घर का गुजारा नहीं हो पाता था। खेती से जो भी धन उसको मिलता, परंतु उसका गुजारा उससे नहीं हो पाता था। एक दिन किसान बाजार से मुर्गियां खरीद लाया। किसान उन मुर्गियों से अंडे का व्यापार करना चाहता था। किसान ने अपनी पत्नी के साथ आंगन में एक छोटा सा मुर्गियों के लिए घर बनाया और उसमें ही मुर्गियों को रखा। अरे चलो, सुबह हो गई है, ऐसा करता हूँ मुर्गियों के पास चलता हूँ। जब वह मुर्गियों के पास जाता है और वह देखता है तो अचानक देखकर हैरान हो जाता है। वह अंडों के साथ सोने का एक अंडा भी वहाँ पर रखा हुआ था। किसान कहता है, अरे ये सोने का अंडा, मुझे लग रहा है इस मुर्गी ने किसी न किसी ने दिया है। चलो, और वह अंडे को ले जाकर एक सुनार को बेच देता है और उसकी अच्छी कीमत उसको मिल जाती है। जब किसान और किसान की पत्नी बाड़े में गए तो वहाँ पर फिर दूसरे दिन उसने सोने का अंडा मिला। किसान और उसकी पत्नी समझ गए थे। किसान सोचने लगा कि इनमें से ही कोई एक ऐसी मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। यह बात उसकी पत्नी भी सोच रही थी। उसकी पत्नी सोचती है कि एक रात ऐसा करती हूँ, जो सोने का अंडा मुर्गी देती है वह पहरा देकर वह पहचानेगी कौन सी मुर्गी सोने का अंडा देती है। वह रात में वह उसकी पहरेदारी करके वह मुर्गी को पहचान जाते हैं कि यह मुर्गी सोने का अंडा देती है। इस मुर्गी का अच्छी तरह ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद उस मुर्गी का खास ख्याल रखने लगे।
वह किसान और उसकी पत्नी को उस मुर्गी से रोज एक सोने का अंडा मिलने लगा। उन अंडों को बेचकर किसान कुछ ही महीनों में धनवान हो गया। किसान अपने जीवन में बहुत खुश था, परंतु किसान की पत्नी लोभी हो चुकी थी। एक दिन किसान से कहती है, सुनिए जी, आखिर कब तक हम एक एक अंडे को हम रोज प्राप्त करते रहेंगे? क्यों ना मुर्गी का पेट फाड़ कर हम सारे सोने के अंडे निकाल लें। हम उन सारे अंडों को एक ही बार बेचकर हम अमीर आदमी बन जाएंगे। हमारी आने वाली 7 पीढ़ियां आराम से जीवन यापन करेंगे। किसान के मन में भी पत्नी की बात सुनकर लालच आ गया। उसका पति कहता है, हाँ तुम बात सही कह रही हो, ऐसा ही करते हैं। हम मुर्गी का पेट फाड़कर सारे अंडे एक ही बार निकाल लेते हैं। और वह अगले दिन बाजार जाता है और वहाँ से एक चाकू खरीद कर लाता है। फिर वह अपनी पत्नी के साथ मुर्गियों के बाड़े में रात में जाता है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को रात में पकड़ के उसको मार देता है, किंतु वह क्या देखता है, वह आम मुर्गियों की तरह ही वह उसका पेट भी था, उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। वह किसान देखता है, उसके पेट में सोने के एक भी अंडे नहीं निकले। और किसान और उसकी पत्नी अपनी गलती पर बहुत ही पछताए। हे भगवान, हम लोगों ने क्या कर दिया। अधिक सोने के अंडे के लालच में वह एक अंडे से जो रोज मिलता था, वह उससे भी उनको हाथ धोना पड़ा। एक दिन वीर द रोबोबॉय को कुछ काम होता है। वह इमली के साथ बाजार जाता है। तभी आग के गोलों की बारिश होने लगती है। वीर द रोबोबॉय इमली से कहता है, इमली इमली, चलो हम यहाँ से चलते हैं जल्दी से, नहीं तो हमें चोट लग जाएगी। इमली कहती है, हाँ हाँ वीर, चलो चलो यहाँ से। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वीर द रोबोबॉय के रूप में आ जाता है और लोगों को बचाने निकल जाता है। वीर रोबोबॉय बचाओ बचाओ, रोबोबॉय बचाओ। और वो लोगों को बचाने लगता है। थोड़ी देर बाद गोलों की बारिश बंद हो जाती है। रोबोबॉय आकर इमली के साथ बैठकर सोचने लगता है, आखिर क्या हुआ था वहाँ पर जो एकदम से बारिश शुरू हो गई आग के गोलों की। इसका तो पता करना ही पड़ेगा। इमली बोलती है, हाँ वीर, मुझे तो मैड मैक्स का हाथ लग रहा है इन सब में। तो वीर कहता है, हाँ मुझे भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, पर बिना पता करे भी तो कह नहीं सकते हैं। इमली बोलती है, हाँ हाँ वीर, हाँ, पर मुझे तो पूरा विश्वास है। वीर द रोबोबॉय अगले पार्क में खेलने जाता है, पर वहाँ पर इमली आ जाती है और उसके संग। पर एकदम से ये क्या होता है, आग के गोलों की बारिश फिर से। वीर बोलता है, इमली तुम जाओ घर पर, जाओ जल्दी, मैं लोगों को बचा कर आता। वीर लोगों को बचाने के बाद अपने घर लौट रहा होता है। तभी वह देखता है कि वहाँ पर एक जगह पर पेड़ के पीछे मैड मैक्स
एक मशीन से आग के गोले फेंक रहा है। और फिर वीर द रोबोबॉय मैड मैक्स के पास जाता है और कहता है, मैड मैक्स, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम लोगों को परेशान कर कर उनसे क्या लेना चाहते हो? हा 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 वीर, मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पाकर दुनिया पर राज करूँगा। वीर कहता है, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा मैड मैक्स, कभी नहीं। और फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। कभी वीर उसके ऊपर ताकत डालता, कभी मैड मैक्स। और एकदम से वीर मैड मैक्स की मशीन तोड़ देता है, जिससे आग के गोले निकलते थे। और मैड मैक्स वहाँ से भाग जाता है और वीर द रोबोबॉय एक बार फिर जीत जाता है।